All right. Assalamu alaikum. Can you hear me, both of you? Salima Yeah. madam. Okay. Why? ठीक है. Thank you. So हमने अभी रिसेंटली जो है वो टॉपिक दो कवर किया थर्मल फिजिक्स के, जिसमें पहला वाला था काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस की पार्टिकल मॉडल को बेसिकली हम देख रहे थे. और उसके बाद हमने देखा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमने मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, हीट एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कैलकुलेशंस, लेटेंट हीट की डेफिनेशंस, एवेपोरेशन, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें देखी थी. नाउ उसके हमने पास पेपर्स भी कर लिए दोनों टॉपिक्स के. वी विल स्टार्ट टुडे विद ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, which is the last topic of thermal physics, this section. और होपफुली इस टॉपिक के बाद फिर आप लोगों को तीनों टॉपिक्स का मिला के टेस्ट होगा. सो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी जो है, इसको स्टार्ट करते हैं. अब नाम से चैप्टर के पता चल रहा है कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं. जो हीट है, हीट, थर्मल एनर्जी, इसको हम हीट भी कहते हैं बेसिकली. या जब थर्मल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है, जैसे एक गर्म ऑब्जेक्ट है और एक ठंडा ऑब्जेक्ट है, तो उसको साथ रखेंगे तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा, राइट. तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे जहन में ये आना चाहिए कि ट्रांसफर कब होता है, हीट ट्रांसफर कब होता है. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज देयर अ हीट ट्रांसफर. दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर क्यों होगा, सोचने की बात है ना. तो लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें आई हैव सम लिक्विड एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड मेरा सराउंडिंग का रूम टेम्परेचर जो है वो है लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस. सो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी बेटा. अच्छा, अब मेरे पास ये जो सिचुएशन है, इसमें हीट ट्रांसफर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी. क्या रूम से लिक्विड में हीट ट्रांसफर होगी या लिक्विड से हीट रूम में ट्रांसफर होगी. व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है. बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरा. लिक्विड से सराउंडिंग में. लिक्विड से सराउंडिंग में. गुड. एंड व्हाई इज दैट द केस. सिंपल, बिकॉज आपका लिक्विड जो है वो हाई टेम्परेचर पे है और आपकी जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर लिक्विड से कम है. सो इन डिफरेंट वेज हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लिक्विड टू द रूम, राइट. इसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आई हैव दिस आइस क्यूब. आइस क्यूब है, मैंने अभी निकाली है फ्रीजर से एंड इट इज एट -18 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. और फिर वही बात, अब मेरे पास रूम टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का वही है, उसी रूम में टेबल पे एक आइस क्यूब रखी हुई है. सो व्हाट हैपेंस, what is the direction of heat transfer now? Is it from the room to the ice cube or from the ice cube to the room? क्या ख्याल है. अगेन थोड़ा सा वही लॉजिक यूज करो जो हमने लास्ट अभी की पिछली वाले एग्जांपल में यूज की. क्यों लिक्विड से हीट ट्रांसफर रूम में हो रहा था, क्योंकि टेम्परेचर लिक्विड का हाई था. अब किसका टेम्परेचर हाई है, इसका या रूम का. सिंपल क्वेश्चन है ना. रूम. रूम का टेम्परेचर हाई है तो ट्रांसफर कौन, एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा. एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी आइस. आइस. तो इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम द रूम टू द आइस. इस तरह हीट ट्रांसफर होना चाहिए, राइट. सो अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या है. व्हेन इज देयर अ हीट ट्रांसफर. सिंपल, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स have a temperature
डिफरेंस, सिंपल। सो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट ट्रांसफर कब होगा? जब उनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा देन देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर, राइट? सिंपल सी बात है। सो अगला सवाल यही है, व्हेन डज हीट ट्रांसफर स्टॉप? तो हम बताएंगे when both objects reach the same temperature। इसके लिए फॉर्मली जो टर्म यूज होता है उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, पर यू डोंट नीड टू नो दैट टर्म, स्टिल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। अब इसके बाद एक और सवाल, on what factors does rate of heat transfer depend? Okay, so since we are Pakistanis all of us and हमारी इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, राइट? तो इस क्वेश्चन को मुझे कोई बेसिक आसान लफ्जों में इंग्लिश में ट्रांसफर करके इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसफर कर सकता है? इसको सिंपल से सिंपल लफ्जों में क्या आप बोलोगे? ये सवाल है क्या? लाइक व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग फॉर? सलीबा आप बता सकती हो ये क्या क्वेश्चन है? कौन से फैक्टर ये on what factors does does rate of heat transfer depend on? तो इसका क्या मतलब है? सर प्रेशर। पहले मेरा सवाल तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि इसको, इस सवाल को आप आसान लफ्जों में उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ हीट ट्रांसफर? पहले तो ये बताओ रेट का मतलब ही क्या होता है? रेट का वर्ड आप लोगों ने पहली दफा नहीं सुना? एनीवन who's been studying physics has heard of this term before. So रेट का वर्ड कहाँ यूज होता है? जब आपसे पूछते हैं कोई चीज कितनी जल्दी हो रही है या कितनी स्लो हो रही है। सो बेसिकली हाउ फास्ट, राइट, और हाउ स्लो। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होने का मतलब है कि हीट ट्रांसफर जल्दी जल्दी होगा, टेम्परेचर भी जल्दी जल्दी चेंज होगा। तो वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है? अब प्रेशर तुमने शायद बोल तो दिया, लेकिन अभी हम जो इस चैप्टर में फैक्टर्स डिस्कस करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा आराम आराम से सोचते हैं। अब इसी इसी चाय का कप के बारे में, आपका चाय का कप पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज इस पानी के ग्लास के बारे में ही सोच लेते हैं। रूम टेम्परेचर 25 है और हमारा जो हमारा जो ये है, व्हाट डू यू कॉल इट, द लिक्विड इज एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जो टेम्परेचर डिफरेंस है इनके बीच में देयर इज अ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस टू बिगिन विद, राइट? तो इसका मतलब होगा ये कि शुरू में हीट ट्रांसफर जो है वो जल्दी जल्दी होगा बिकॉज देयर इज अ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। सो पहला फैक्टर तो ये हो गया, द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस, the larger the temperature difference, the quicker the heat transfer. So उतना ही ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तेज होगा, ठीक है? पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो शुरू में हमारा जो एक ग्लास है ऊपर लिक्विड का, that will cool down very quickly and then later on it will cool down still until it reaches room temperature, but still वो उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। So if I were to just represent this with a graph जिसमें टेम्परेचर है y एक्सेस पे और x एक्सेस पे है टाइम। अब टाइम 0 पे इनिशियली इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस और इसने फाइनल टेम्परेचर क्या रीच करना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा बनेगा। अब देख रहे हो इस ग्राफ में क्या आपको नजर आ रहा है? शुरू में इनिशियली the temperature is dropping very quickly, the graph has a steep gradient, and then later on the slope of the graph fades away, the graph becomes less and less steep, which means के हो रहा है हीट ट्रांसफर, हीट लूज कर रहा है ग्लास, बट उतनी जल्दी नहीं कर रहा, तो टेम्परेचर भी आराम आराम से ड्रॉप हो रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ रही सबको? किसी को कोई सवाल है इस बारे में तो पूछे। Yes. ओके गुड। यस
एंड देन बाकी जो फैक्टर्स हैं वो ये भी हैं कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन से हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट कितने तरीकों से लूज कर सकता है ये पानी का ग्लास, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड दिस इज व्हाट आवर चैप्टर इज अबाउट। We will study these in detail in this chapter. So that's what this chapter is about. ठीक है, यहां तक तो बात हमने कर ली। अब इस चैप्टर के अंदर हमने ये सारी बातें डिस्कस करनी, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कितने क्या 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 तरीके हैं जिससे आप हीट ट्रांसफर को स्लो कर सकते हो? किसी ने सोचा इस बारे में कि पानी का ग्लास ठंडा हुआ है, आप चाहते हो सुबह सुबह, लेट सपोज मैं कॉफी लेके जाता हूँ स्कूल, ठीक है, मुझे जॉब पे जाना है सुबह सुबह, अब मैं 6:30 बजे 7 बजे घर से निकल रहा हूँ, बट मुझे चाय पीनी है या मुझे कॉफी पीनी है। अब मैं कॉफी जो है वो गाड़ी में साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे स्कूल जाके पहली क्लास से पहले कॉफी चाहिए या पहली क्लास के दौरान कॉफी पीनी है। सो व्हाट वुड आई डू कि मेरी कॉफी जो है वो रास्ते में ठंडी ना हो जाए, आजकल वैसे ही बहुत ठंड है। सो क्या करूंगा मैं कि मेरी कॉफी जो है वो ठंडी ना हो? कुछ कर सकता हूँ मैं ऐसा? अगर मैं अपनी थर्मस में डाल सकते हैं। थर्मस में लेके जाऊंगा, अब नॉर्मल कप के अंदर क्यों नहीं लेके जा रहा? सही, ये सवाल सोचने के बारे में ना कि नॉर्मल कप और थर्मस में क्या डिफरेंस है, सोचो। सर थर्मोस में बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करता। सही है, और थर्मल के मटेरियल के बारे में सोचो शयान, थर्मस का मटेरियल कैसा होता है अंदर से बाहर से? कभी थर्मस को अंदर से देखा है किसी ने, सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड होता है अंदर से थर्मस को देखा है कभी शयान? अंदर से कैसा होता सर। है? यस कैसा होता है अंदर से देखने में? सर, बिल्कुल पैक्ड होता है। पैक भी होता है, लेकिन अंदर से कभी उसका सरफेस देखा है तुमने, कैसा होता है? टाइट होता है। शाइनी सरफेस होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ग्लास का बना हुआ है, इनफैक्ट ग्लास ही होता है, अंदर से शीशे का ही बना हुआ होता है। देखिए ये चीज। सो why does having the inside of the thermos made out of a shiny material would stop the coffee from getting cold? That's a question that we will answer in this question. Also, तुमने बोला पूरा पैक्ड होता है, तो इवन जो उसका लिड होती है थर्मस की, उसके साथ रबड़ की लाइनिंग होती है, देखिए आप लोगों ने, उसके रबड़ जो होता है वो लाइन हुआ होता है, ताकि बिल्कुल जब आप लिड उसकी बंद करें तो कहीं से भी जो है वो हीट स्केप ना कर सके, बिल्कुल आप क्लोज कर देते हो उसको, बिल्कुल पैक कर देते हो एयर टाइट। व्हाट एल्स? थर्मस का बाहर से मटेरियल कैसा होता है? थर्मस आपने देखा होगा मेटल का नहीं बना हुआ होता, थर्मस मेटल का नहीं बना हुआ होता, एटलीस्ट उसका जो ज्यादातर जो वो होता है बाहर वाला मटेरियल, अगर चाय वाले थर्मस की बात करें तो बाहर से जनरली प्लास्टिक का ही होता है ना? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि थर्मस को अगर आप नीचे से देखो तो बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, मतलब नीचे से वो ऐसा नहीं होता, फ्लैट सरफेस नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा यूं होता है। अब ये इतनी सारी चीजें हैं जो प्रिवेंट कर रही हैं हीट लॉस को, और ये बहुत सारे मेथड्स हम एक ही चीज के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या मेथड्स हैं, इनको अब हम पढ़ने लगे, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हीट ट्रांसफर जो है ना वो 3 मेथड से होता है। देयर आर 3 वेज इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, there are 3 ways in which heat या thermal energy is transferred. कौन कौन से 3 मेथड्स हैं वो हम बता देते हैं। कंडक्शन, ओके, कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हीट एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। अब इन तीनों मेथड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें शुरू में कर लें। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नीड अ मीडियम, मीडियम का मतलब होता है कोई मटेरियल चाहिए, बीच में कोई कांटेक्ट होना जरूरी है। they cannot happen या they cannot occur in vacuum,
जबकि कन्वेक्शन जो रेडिएशन है, रेडिएशन डज नॉट नीड अ मीडियम, उसको पार्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स, उनकी कोई जरूरत नहीं। डज नॉट नीड अ मीडियम, कैन हैपन इन वैक्यूम। तो अगर रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो वैक्यूम के थ्रू भी हो सकती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद और ये बात कर लेते हैं, कंडक्शन हैपेंस बेस्ट इन सॉलिड्स एंड it is very poor in liquids and gases। so इसका मतलब कि लिक्विड्स और गैसेस में हम कंडक्शन के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे। हमें जब कंडक्शन के बारे में सोचना है तो वो सॉलिड्स के बारे में सोचना है। जब सॉलिड्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में, या विद इन अ सॉलिड जब हीट ट्रांसफर हो रही है, तो कंडक्शन वाला मेथड सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। कन्वेक्शन के बारे में बात करें तो वो उसके लिए बेस्ट जो मोड्स हैं, जो बेस्ट मीडियम्स हैं, वो हैं लिक्विड एंड गैसेस। इट कैन नॉट हैपन इन सॉलिड्स। ठीक है। और रेडिएशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी कि वो वैक्यूम में बेस्ट हो जाती है। सो ये सारी बातें ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड नाउ व्हिच इज कंडक्शन। सर 1 मिनट पीछे वाला पेज खोलेंगे? जी बेटा 1 मिनट वेट करो मेरा। हाँ देख लो। डन। यस सर। ओके थैंक यू। सो कंडक्शन का जो मेथड है उसको हम समझते हैं कि कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, उसका बेस्ट मेथड क्या है। सो वील यूज दिस डायग्राम एज अ पिक्चर टू एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है। कंडक्शन यहाँ पे कैसे हो रही है, लेट्स एक्सप्लेन। इसको यहाँ रखते हैं हेडिंग को, इस पिक्चर को हम यहाँ रखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि कंडक्शन कैसे होती है। ठीक है। तो कंडक्शन को एक्सप्लेन करने लगे हम। आओ इसको लिखें। सो हाउ डज इट हैपन, राइट? हाउ it happens in non metallic, ये बस नॉन मेटल्स लिख देते हैं। ये बात तो हमने ऑलरेडी कर दी कि ये बेस्ट जो है वो किस में होती है, सॉलिड्स में ही होती है। उसके अंदर आप सॉलिड्स को भी आप दो कैटेगरीज में सेपरेट कर दो, मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेट्स एक्सप्लेन कि ये नॉन मेटल्स में कैसे होती है। सो लेट्स सपोज यू हैव अ पीस ऑफ वुड फॉर एग्जांपल, और मे बी यू जस्ट हैव अ पीस ऑफ प्लास्टिक, और यू हैव अ पीस ऑफ ग्लास। लेट्स सी कि इसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। सो हम किस साइड से हीट कर रहे हैं, इस पीस ऑफ ब्लॉक को कहां से हीट करें, हीट आ कहां से रही है, इसको हीट कहां से मिल रही है? डू यू सी इट इन द डायग्राम? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, नीचे से, ऊपर से, कहां से आ रही है हीट? फ्लेम कहां पे? ये रहा फ्लेम। तो एनर्जी मिल रही है यहां से। सवाल ये है कि ये एनर्जी ट्रांसफर यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में कैसे हो रही है? दिस इज द पार्ट दैट इज हॉट, बट थोड़ी देर बाद ये वाला पार्ट भी हॉट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? Why is that the case? Particles are colliding with each other. बिल्कुल। अब हमने पार्टिकल्स की कोलिजन के बारे में ही बात करनी है। तो सबसे पहले पिछले 2 चैप्टर्स में जो हमने कॉन्सेप्ट लिए
और अगर नहीं भी है चलो कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा अभी आइडिया इस बात को पिछली जो लर्निंग है उसके ऊपर हम बिल्डअप ऑन करेंगे। तो पहले आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है? जब पार्टिकल्स को हीट किया जाता है तो उनके बिहेवियर में कोई चेंज आता है? लाइक डू यू सी इट इन द पिक्चर एज वेल? ये जो पार्टिकल्स हैं इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा जब अब यहां से मैं इनको हीट दूंगा तो? जवाब दो। They will move in a random motion. रैंडम मोशन, और फर्दर उसके अलावा और क्या बात इसमें ऐड कर Faster. सकते हैं? फास्टर। ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं। ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेट तो हमेशा ही कर रहे होते हैं, बट दे विल स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर, राइट? सो the particles near the heat source will start vibrating faster. Does it have to do with some special type of energy? कोई एनर्जी है ऐसी जिसका मुझे नाम लेना चाहिए यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। जब पार्टिकल्स को, जब किसी भी चीज का टेम्परेचर राइज करता है तो उसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। So the particles near the heat source will start vibrating faster as they gain kinetic energy. Okay, अब जब ये वाले पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करने लग गए तो इनको, इससे क्या फर्क पड़ता है? इन पार्टिकल को इससे क्या फर्क पड़ेगा? सही है, ये तो कर रहे हैं वाइब्रेट फास्टर। व्हाट डू दे हैव टू डू विद इट? क्या ये वो particles- पोटेंशियल एनर्जी लूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो पार्टिकल है बराबर वाले, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है? इनका आपस में कोई ताल्लुक है? कोई आपस में, लाइक आर दे होल्डिंग ऑन टू ईच अदर? डू दे हैव एनीथिंग कि अगर मैं एक को कुछ करूंगा तो दूसरे को भी कुछ होना चाहिए? ऐसी कोई बात है या नहीं? याद रखो, हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, या चाहे लिक्विड्स हो, सॉलिड्स या लिक्विड्स हो, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय समथिंग, बाय फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सो पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर आप समझो कि फॉर एग्जांपल आपके पास आई डोंट नो, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। कौन सी चीज़ है ऐसी जिसमें सब चीज़ें एक दूसरे से ज्वाइन हुई हुई होती हैं? सो लेट सपोज आपके पास एक, लेट सपोज आपके पास चादर है, सिंपल सी चादर है, ठीक है? चादर को आप यहां से पकड़ के हिलाना शुरू करते हो तो यहां से भी चादर हिलने लग जाती है। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि आप एक जगह से जो है वो चादर को हिलाना शुरू कर रहे हो और यहां से भी हिलना शुरू कर गई? सर फोर्स ज्यादा लगती है। वो जो हमारा पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू ईच अदर। तो अगर एक पार्टिकल और दो पार्टिकल, ये दोनों बराबर में, अगर एक को कोई हिलाना शुरू करेगा तो ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये भी साथ साथ थोड़ा बहुत हिलना शुरू करेगा, और उसके बराबर वाला भी जो है उसकी वजह से हिलना शुरू करेगा, और उसका भी बराबर वाला फिर क्या करना शुरू करेगा? हिलना शुरू करेगा, बिकॉज दे आर ऑल almost not joined together, they're not touching each other, but they are held, there is force of attraction between them, right? So अब हमें यही बात आगे बतानी है। क्या ये बात समझ में आती है? अब इस बात को हम लिखते हैं फॉर्मली। as this kinetic energy of vibration is transferred to neighboring particles. They are transferred to the neighboring particles, so they start to vibrate as well. तो बस यही सारी मेन बात थी कि आपने एक तरफ से पार्टिकल्स को एनर्जी थी, वो वाइब्रेट करना शुरू कर गए, बट उसकी वजह से बराबर वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट शुरू करना कर गए, उसके बाद बराबर वाला भी पार्टिकल, इवेंचुअली ऑल द पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द सॉलिड टू द अदर साइड, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट,
जिधर से भी आप हीट कर रहे हो उससे दूसरी साइड पे एनर्जी इसी तरह ट्रेवल करेगी, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशंस जो हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है थ्रू द पार्टिकल्स, वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं। सो लास्ट लाइन वी विल राइट टू जस्ट क्लोज दिस आउट, ठीक है, आखिरी बात हम ये लिखेंगे। सो हीट travels या हीट लिख दो, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द सॉलिड, ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस केस में हमने यहां से हीट किया था और ये हीट यूं ट्रांसफर हो रही थी थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। अभी ये लो टेम्परेचर है बट इवेंचुअली इसका भी टेम्परेचर राइज करता रहेगा, ठीक है। तो ये हो रही है कंडक्शन इन नॉन मेटल्स। अब मैंने स्पेसिफिकली नॉन मेटल्स का क्यों यहाँ पे अलग से जिक्र किया, और मेटल्स के अंदर इससे थोड़ा सा डिफरेंटली क्या होगा। एनीवन यहाँ पे आप लोगों में से केमिस्ट्री कौन कौन लेता है? आप लोगों में से केमिस्ट्री यहाँ पे कौन कौन लेता है? कोई बताएगा मुझे? नो वन? आप लोग केमिस्ट्री सर लेते? मैं तो केमिस्ट्री में आप लोग एक मेन डिफरेंस पढ़ते हो कि यार आपके जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनके बीच में एक बहुत क्लियर कट उनके पार्टिकल, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है, किसको याद है? इवन फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पहले। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास नहीं होते और किसके पास होते हैं? मेटल्स के पास होते हैं, नॉन मेटल्स के पास नहीं होते। गुड। सो हाउ डज कंडक्शन हैपन इन मेटल्स? यही मेन क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन। सबसे पहले मेटल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो मेटल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लेट्स यूज दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर मैंने हीट सोर्स तो नहीं बनाई हुई, बट सिर्फ मेटल का स्ट्रक्चर दिखाने की हमने कोशिश की है। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है यार? ये आपके ये जो हैं, दीज आर योर एटम्स, राइट। एटम्स के अंदर ये सेंटर में जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दैट? न्यूक्लियस। 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 और ये जो डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं ये वाले अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट आर दोस? प्रोटॉन्स। दोबारा से सोचो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो बाहर तो कुछ और होगा। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। गुड। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स तो भाई हर एटम के अपने अपने होते हैं, तो ये क्या है फिर? व्हाट आर दीज? इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे हैं मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे मेटल्स के अंदर जो है वो ये है कि मसला हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतने लूजली हेल्ड होते हैं, दे आर बेसिकली एसेंशियली फ्री टू मूव। सो यही बात है, ये मेन फर्क है मेटल के अंदर, ठीक है। अब इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। इन मेटल्स conduction happens in the same way as non-metals, but there is an additional process. तो जो चीज नॉन मेटल्स में हो रही थी वो मेटल्स में भी हो रही है। जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे थे और अगले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगे, ये यहाँ पे भी होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से हीट अप्लाई करता हूँ तो ये वाले पार्टिकल्स पहले वाइब्रेट करने शुरू करेंगे, उसकी वजह से ये वाले भी करेंगे, फिर इवेंचुअली ये वाले भी करेंगे, तो हीट ट्रांसफर होगी ऐसा करके। वो चीज तो यहाँ पे भी हो रही है, बट देयर इज एन एडिशनल प्रोसेस दैट improves conduction. Okay, there is an additional process that improves conduction. और जब स्पेसिफिकली मेटल की बात हो तो ये आपने प्रोसेस पर लाजमी मेंशन करना होता है। ओके, सो अगर आप मेटल्स के बारे में सवाल है तो आप ये तो लिख ही दो, ये तो लिख ही दोगे जो पहले हमने लिखा।
लेकिन साथ में एडिशनली हम क्या लिखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखेंगे। सो आप बताओगे यहाँ पे metals have free electrons फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले एटम ने लूज कर दिया है, तो अब ये एटम जो है ये इज नो लॉन्गर विल बी कॉल्ड एन एटम बट इट विल बी बेसिकली अ पॉजिटिव आयन। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसे हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं। सो हमारा जो एटम होता है, हमारा जो मेटल होता है ना, उसके अंदर देयर इज अ सी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम all the atoms in the lattice, in the structure are basically your positive ions. ठीक है, metals have free electrons. ठीक है, so there is a sea of free electrons, या सी का वर्ड छोड़ो, so they are free to move between, they're free to move between positive ions. ठीक है, they're free to move between positive ions. अब मजे की बात यह है कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, राइट, when heated the free electrons, अब आपने फ्री का वर्ड लाजमी यूज करना है हमेशा जब भी इनको मेंशन करना है, फ्री या डीलोकलाइज। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स gain kinetic energy and move at high speeds. They bump into positive ions, जो आपको एटम्स नजर आ रहे हैं उनको मैं पॉजिटिव आयंस बोल रहा हूं। They bump into positive ions and therefore transfer kinetic energy to them. ठीक है, इस बात से ये जो एडिशनल प्रोसेस है, इस एडिशनल प्रोसेस की वजह से हमारे मेटल्स जो हैं उसके अंदर एक कंडक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा तेज होता है। सो मेटल्स आर देयर फॉर गुड कंडक्टर्स। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है। सो ड्यू टू, बस एंड में हम ये छोटी सी बात अलग से लिख देते हैं, प्रोसेस हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस बात को एंड पे लिख देते हैं। सो हीट इज transferred throughout the metal. नोट लिखते हैं यहाँ पे, metals are better conductors of heat than non-metals due to free electrons. ओके, ये बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने कंडक्शन को समझ लिया, होती कैसे। एटम्स की वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है, which then transfers to the neighboring molecules, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इन द मेटल्स उनकी मूवमेंट है जो कि फर्दर जो है वो बम्प करते हैं इनटू दीज एटम्स, मेकिंग देम वाइब्रेट इवन मोर, एंड दैट्स हाउ कंडक्शन हैपेंस इन सॉलिड्स, चाहे वो मेटल्स में हो या नॉन मेटल्स में हो। अब हमें जो आगे की बात करनी है वो ये, कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इसके होने चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास एक तरीका है कंडक्शन को चेक करने का, देयर इज अ वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट इन विच यू कैन चेक कि भाई कंडक्शन जो है वो किस चीज में बेहतर होती है और किस चीज में नहीं होती। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट which can be done to basically compare which of these rods is a good conductor and which one of these is not. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है,
experiment to compare conduction in different materials. अब जरा इस पिक्चर को गौर से देखो, बहुत आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपके पास चारों के चारों ही एसेंशियली मेटल्स हैं, चारों के चारों ही मेटल्स हैं, बट सारे ही अच्छे कंडक्टर्स हैं। इसका मतलब मेटल्स तो ऑल ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स। स्टील भी बुरा कंडक्टर नहीं है, कॉपर भी बुरा कंडक्टर नहीं है, आयरन भी बुरा नहीं है। देखो आपका स्टील का जो आपका जो पैन होता है जिसमें आप कुकिंग करते हो वो स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। या आपकी जो पतीली होती है वो सारी चीजें स्टील की बनी होती है, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर। बट उससे भी कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो उससे ज्यादा बेहतर कंडक्टर्स हैं। तो उसको चेक करने का एक बड़ा आसान तरीका है। आप क्या करोगे, आप एक ये कंटेनर लोगे बड़ा सा, और उसके अंदर आप क्या कर दोगे, बॉइलिंग वाटर जो है वो भर दोगे, फुल हॉट वाटर एज यू कैन सी। तो यहाँ पे आपके पास गर्म पानी है। सो दिस हॉट वाटर इज एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। यहाँ से रॉड्स, यहाँ पे होल्स हुए हैं और यहाँ से हमने रॉड्स को इंसर्ट किया हुआ है। सो वन एंड ऑफ द रॉड्स इज बेसिकली इनसाइड द हॉट वाटर। तो हमारी जो रॉड्स हैं यहाँ पे पानी के अंदर, वो वहां से हीट एब्जॉर्ब करेंगी। अब हीट जो है वो रॉड्स में ऐसे ट्रेवल करेगी। कैसे पता चलेगा कि रॉड कौन सी वाली ऐसी है जिसमें हीट ट्रांसफर जल्दी हो रहा है? एक तरीका तो ये आप टच करके चेक कर लें, बट ये कोई इतना रिलायबल मेथड तो नहीं है। इसी तरह फिर इसके बाद थर्मोमीटर को टच करना भी इतना कोई आसान नहीं है। इससे थर्मोमीटर टच करोगे पूरा बल्ब टच नहीं होगा, तो इट्स नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड। तो हमने एक तरीका ये निकाला कि हमने सारी रॉड्स को जो है ना वो सॉलिड वैक्स के साथ कवर किया हुआ था। अब आपको वैक्स का पता है, आपकी कैंडल्स वगैरह जो है वो वैक्स से बनी हुई होती हैं। थोड़ी सी ही उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट्स वेरी नियर टू द रूम टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो वो वैक्स जो है वो सॉलिड रहती है, लेकिन थोड़ा सा ही टेम्परेचर वार्म होना शुरू हो, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो 40-50 डिग्री के आसपास, तो वो आपकी वैक्स क्या होती है, मेल्ट होने लग जाती है। अराउंड 80-90 डिग्री तो मेल्ट हो ही रही होती है बिल्कुल फ्लेम के पास से। तो अब आपकी वैक्स जो है वो सॉलिड है, और वो हमने पूरे इसके ऊपर कोटिंग की हुई है, सारे स्टील के ऊपर, सॉलिड सारे आयरन के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, सारी रॉड्स के ऊपर। जो मटेरियल आपने टेस्ट करना है आप कोई सा भी मटेरियल इनमें से रख सकते हो, ठीक है, जितने मर्जी मटेरियल कंपेयर करो। तो थिन लेयर ऑफ वैक्स है, वो सॉलिड की फॉर्म में। अब जब हीट ट्रांसफर होना शुरू होगा तो वैक्स को क्या होगा, वैक्स विल स्टार्ट टू मेल्ट, वैक्स विल स्टार्ट टू मेल्ट। सो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा सॉलिड वैक्स किस में मेल्ट हुई है इन चारों के कॉपर। अंदर? कॉपर में सबसे ज्यादा मेल्ट हुई है। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर सबसे अच्छा किस में हो रहा है, कॉपर में या स्टील में? स्टील में। दोबारा से देखो, अगर स्टील में हो रहा होगा, देखो जरा गौर से चेक करो स्टील में। अच्छा एक दफा गौर से देखो दोबारा से, यहाँ पे इन्होंने इसको लेबल किया हुआ है मेल्टेड वैक्स, मतलब यहाँ तक मेल्ट हो चुकी है, सिर्फ इतनी सी बची है जो सॉलिड है। स्टील के अंदर क्या होगा, इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है वो मेल्ट हुआ है, बाकी का सारा सॉलिड है। तो अगर ये सॉलिड है तो इसका मतलब यहाँ पे हीट अभी पहुंची है या नहीं पहुंची? सोचो इस बात नहीं को। पहुंची। अभी नहीं पहुंची, तो इसका मतलब ये वाला, इसका मतलब अभी स्टील में जो हीट ट्रांसफर है वो फास्टर है या स्लोअर है देन द अदर वन? स्लोअर। Slower. So although these are all good conductors because they are metals, but which one is the best out of them in terms of heat conduction? कॉपर। कॉपर बेस्ट है, उससे कम एल्यूमिनियम है, फिर उससे कम आयरन है, उससे कम स्टील है। सो दिस कुड बी द काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आपसे बोल सकते हैं एग्जाम में का डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर, तो आप ये लिख के बना के डायग्राम एक्सप्लेन कर दो अपने वर्ड्स में, और कि भाई इस तरह वैक्स से कवर कर दें, और जो सबसे ज्यादा मेल्ट हो रही हो जिसमें वैक्स सबसे ज्यादा जल्दी, वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, जिसमें सबसे कम स्लोली मेल्ट हो रही हो वो वर्स्ट कंडक्टर है। और आपसे क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि कोई बना के दे दें एग्जाम में, एंड देन दे विल आस्क यू कि अच्छा आप बताएं बेस्ट कौन सा है। सो यू ऑलरेडी नो नाउ कि आप जो मेल्टिंग जिसमें सबसे ज्यादा हुई हुई होगी वो ऑब्वियसली बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। क्योंकि मेल्टिंग के लिए आपको एक वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट रीच करना है, और वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर तभी रीच होगा जहाँ पे हीट पहले पहुंच जाएगी, राइट। सो ये सारी बात है। अब आगे चलते हैं और एक और एक्सपेरिमेंट। जी बेटा। जो मेटल हीट कंडक्ट नहीं करता उसे इंसुलेटर कहते हैं। हाँ अभी इसमें मैं बात करता हूँ, जो मेटल नहीं, कोई भी मटेरियल जो अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। पुअर कंडक्टर इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। सो जैसे कि कभी देखा वो शादियों में जब आइसक्रीम उन्होंने रखी हुई होती है तो वो आइसक्रीम किस चीज के अंदर लेकर आते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले? थर्मोपोल का पूरा कवरिंग होती है, जी। राइट।
तो वो थर्मोपोल क्यों यूज कर रहे होते हैं? व्हाई डोंट दे जस्ट पुट इट इन द बॉक्स ऑफ वुड? बिकॉज थर्मोपोल जो है वो वो हीट कंडक्ट नहीं करता। हीट कंडक्ट नहीं करता, पुअर कंडक्टर है या फिर गुड इंसुलेटर है। तो अंदर से बाहर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, या बाहर से अंदर नहीं हीट ट्रांसफर हो सकती। आइस ठंडी है और सराउंडिंग टेम्परेचर, हमने ये बात यहाँ पे देखी थी कि आइस आइस इज कोल्डर, राइट? आइस इज कोल्डर, सराउंडिंग टेम्परेचर इज हायर, सो हीट ट्रांसफर जो है वो आइस की तरफ होगा और आइसक्रीम मेल्ट हो सकती है, आइसक्रीम मेल्ट हो सकती है। तो इस हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया? इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर लिया ताकि हीट ट्रांसफर स्लो हो जाए। बिल्कुल आप रोक तो नहीं सकते लेकिन स्लो कर सकते हैं। एनीवेज, अच्छा चलो आगे चलें। अब एक और एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा छोटा सा हम देखते हैं। उसके अंदर हमने पर्टिकुलरली ये शो करना है स्पेसिफिकली वाटर के बारे में कि वाटर जो है एक बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है? और इसके अंदर एक छोटी सी डिटेल है जो हम अगला कन्वेक्शन वाला जो मेथड है ना वो पढ़ने के बाद फिर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल लूं, एक्सपेरिमेंट to demonstrate that water is a poor conductor. अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? So I have taken a test tube which is not very large, it's not a very large object, छोटा सा ही होता है, few centimeters long होती है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि टेस्ट ट्यूब को एक मैंने स्टार्ट एंगल पे टिल्ट किया हुआ है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, लेकिन मैंने उसके अंदर आइस के भी कुछ पीसेस डाल दिए हैं, और आइस के पीस ताकि वो फ्लोट करके ऊपर ना आ जाए, मैंने वहां पे एक गॉज पैड जो है वो रख दिया है, ठीक है? मेटल का एक गॉज पैड होता है, आप लोगों ने लैब्स में लाजमी देखा होगा, एक बस मेटल की जाली होती है, कभी जाली वाले दरवाजे होते हैं उसके अंदर भी वो मेटल की जो ग्रिल लगी हुई होती है। तो मेटल का जो मतलब कांटेक्ट तो है, इसके अंदर पानी तो आ जा सकता है, यहाँ से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो गॉज पैड जो है वो ग्रिल सी बेसिकली होती है जो मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है? अब ये आइस को ऊपर फ्लोट नहीं करने देगी, स्टक हो गई यहाँ पे आइस, क्योंकि नेचुरली आपको पता है आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है, तो वो फ्लोट करके ऊपर आ जाती है व्हेन इट्स नियर द मेल्टिंग पॉइंट। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, सो वी विल से कि भाई आइस नीचे ही रहे। अच्छा, एक बड़ा और पानी जो है वो ऊपर है। अच्छा, अब हम ऐसे भी कर सकते थे, ये भी तरीका हो सकता था कि आइस को फ्लोट करने देते और पानी नीचे होता तो नीचे से पानी को हीट कर देते, ऐसे भी तो कर सकते थे ना। लेकिन हमने स्पेसिफिकली हमने जो है वो जानबूझ के आइस को नीचे रखा है। ये जब हम अगला मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ लेंगे ना, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि हमने आइस को नीचे क्यों रखा और हम हीट ऊपर से क्यों कर रहे हैं। दिस हैज टू डू विद द नेक्स्ट हीट ट्रांसफर मेथड व्हिच इज कन्वेक्शन। लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ कंडक्शन को शो करना चाह रहे हैं कि नहीं हो रही। अब ये छोटी सी ट्यूब है और यहाँ पे तुम्हारे पास आइस है, आइस का टेम्परेचर होगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अग्रीड? इसका टेम्परेचर होगा लेट्स सपोज -4 डिग्री सेल्सियस पे आइस, लेट्स अज्यूम। पानी बॉईल हो रहा है यहाँ पे फ्लेम की वजह से, ये कितने टेम्परेचर पे होगा? ये तो डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब ये कितनी लंबी ट्यूब है यार? ये ट्यूब तो छोटी सी है, होगी कोई 10 सेंटीमीटर की होगी मैक्सिमम। इतनी सी ट्यूब है तो यहाँ से यहाँ हीट पहुंचने में कितना टाइम लगना चाहिए? कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हीट इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस, हमने चैप्टर के शुरू में कहा था कि टेम्परेचर डिफरेंस इज अ वेरी लार्ज फैक्टर। अगर लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हीट ट्रांसफर बहुत क्विक होता है। तो यहाँ पे लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस तो है, पानी बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे है, तो देन हीट ट्रांसफर तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए और आइस को भी फौरन मेल्ट हो जाना चाहिए। बट एज इट हैपेंस, हो ये रहा है कि आप बहुत देर तक भी यहाँ पानी को बॉईल करते रहें, इट विल टेक क्वाइट अ वाइल। मतलब आप आराम से 4, 5, 6 मिनट लगा लेंगे और आपकी आइस यहाँ पे मेल्ट नहीं हो रही होगी, जिसका मतलब ये कि पानी के अंदर कंडक्शन बहुत ही स्लो और पुअर होती है। पानी के अंदर कंडक्शन का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और यहाँ सिर्फ कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन नहीं हो रही, राइट? सो ये सवाल जो है वो हमारे पास आ गया कि भाई पानी के इस बात से हमने जो है वो बेसिकली प्रूव कर दिया कि वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर, ठीक है? अब सवाल ये जहन में उठता है कि देन व्हाई इज वाटर और व्हाई आर लिक्विड्स एंड गैसेस पुअर कंडक्टर्स? सवाल ये अभी है,
राइट? ये क्वेश्चन ध्यान में आना चाहिए. Anyone who can explain this by thinking about the particles in the liquid. I'm just gonna write down the question in front of you, and then I want you to give me like a 2 or 3 line answer maximum. मुझे लंबा आंसर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सबसे चाहिए चैट में जवाब दोगे या मुझे डायरेक्ट मैसेज, ठीक है? चैट में जवाब दोगे. सिर्फ आपने मैक्सिमम 2 लाइनों का आंसर टाइप करना है कि why are liquids and gases poor conductors. मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स तो हमने कंपेयर कर लिया, लेकिन अब सॉलिड्स वर्सेस लिक्विड्स वर्सेस गैसेस में लिक्विड्स पुअर हैं और गैसेस तो बिल्कुल ही बेकार कंडक्टर्स हैं. क्यों? व्हाई आर लिक्विड्स एंड गैसेस बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. चलो बस 2 लाइन का आंसर है, शाबाश. अपने वर्ड्स में जैसे एक्सप्लेन कर सको करो, बट थिंक अबाउट द पार्टिकल्स एंड देयर अरेंजमेंट इन लिक्विड्स एंड गैसेस. ये मेन की चीज है. ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं 2 मिनट तक सबका वेट करता हूँ आंसर का. मुझे लिख के भेजो, शाबाश. लिक्विड्स पूरा सही है. सलीवा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. फातिमा सही है. हमारा ठीक है. पहला रीजन तो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला दिया, विच इज करेक्ट. मेन चीज इसमें एक ही वर्ड, एक ही दो ही चीजें हमारी मेन है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट लेट मी राइट इट डाउन इन अ सेकंड. जिसने जवाब दिया सही जवाब दिया, बस शायद तुमने ही जवाब नहीं दिया अभी तक बेटा. तुम्हारा मैं वेट कर रहा था. चलो आओ इसको डिस्कस करें. सबने तकरीबन ठीक आंसर दिया है. बस आपका जो आंसर था हमारा, उसमें 2-3 बातें एक्स्ट्रा थी विच आर नॉट नेसेसरीली नीडेड. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बेटा? जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ऑलराइट. सो द थिंग इज कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो सब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन बिफोर, राइट? इसको हम काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में जाके देख लेते हैं. काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर के अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का अरेंजमेंट देखा था. क्या नजर आ रहा है आपको? क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं. और उसमें आपके जो सॉलिड्स हैं उसमें पार्टिकल्स बहुत करीब करीब है, और उनके बीच में जो फोर्सेस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो जैसे एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा वो दूसरे को भी अपने साथ वाइब्रेट करवाएगा. लेकिन लिक्विड्स में देयर इज अ बिट ऑफ अ गैप, and therefore the forces are also weaker, and therefore if one particle starts vibrating, yes it will make the other vibrate and move as well. उसके अंदर बम्प भी कर सकता है ज़्यादा जोर से, बट उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? और गैसेस में फिर और ज़्यादा मुश्किल है वही चीज़. तो बस यही मेन चीज़ थी, ठीक है? तो जल्दी से इसको लिख देते हैं. आओ, और डायग्राम के साथ लिख देते हैं, अच्छा हो जाएगा. तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? क्या बात? In liquids and gases there is more space between particles. sir. जी बेटा.
इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, वो इससे रिलेटेड ही है कंपेयर टू सॉलिड्स। मैं बल्कि अभी वही बात करने लगा था। सो फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स also weaker. Thus, when particles cannot transfer their kinetic energy to neighboring particles, वेरी क्विकली। बस ये बात थी, ठीक है, और सबने तकरीबन सही आंसर लिखा था, ठीक है। लेकिन स्पेसिंग लाजमी मेंशन करनी, स्पेसिंग इज द की, एंड देन यू शुड आल्सो मेंशन द फोर्सेस एंड दैट शुड कंप्लीट द आंसर, ठीक है। अब आगे इसमें एक सवाल और आता है जहन में, और वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सो वी आर बेसिकली डन विद कंडक्शन, बट लेट्स नाउ मूव ऑन टू कन्वेक्शन, ठीक है। अब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं। आओ, अब जो दूसरा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है, पहला वाला जो था वो कौन सा था, कंडक्शन था। कंडक्शन को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नंबर 1। अब हम जो न्यू हेडिंग स्टार्ट करेंगे वो होगी कन्वेक्शन की। सो द सेकंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, कन्वेक्शन का जो मेथड है उसके अंदर अब हमारे पास क्या मेन बातें हैं, और कन्वेक्शन हमने ऑलरेडी कुछ ऊपर पॉइंट्स लिखे थे तीनों के कंपैरिजन में। कन्वेक्शन के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि इट हैपेंस बेस्ट इन लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट, but it cannot happen in solids. So why is that the case? Again, वैक्यूम में भी नहीं होती। तो जहाँ कंडक्शन सॉलिड्स में बेस्ट हो रही थी, वहाँ कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में बेस्ट हो रही है। तो अब इसमें दोनों मेथड के अंदर इसका मतलब कोई मेन डिफरेंस है? ये दोनों अलग अलग तरीके हैं हीट ट्रांसफर के, इसमें कुछ अलग ही हो रहा होगा जिसको वो अपने समझना है। वहां पे तो एक पार्टिकल मूव करना शुरू करता था तो दूसरे को भी हिलाना शुरू कर देता था, और इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती थी। यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सो लेट्स लुक एट दैट, ठीक है। सो हाउ डज इट हैपन इन लिक्विड और गैसेस? मैं डायग्राम जो है वो आपको लिक्विड का दिखा रहा हूँ, डायग्राम लिक्विड का दिखा रहा हूँ, बट यू डू नॉट रियली नीड, यू कैन बेसिकली अप्लाई द सेम थिंग टू गैसेस एज वेल, ठीक है। सो द डायग्राम इज अ लिक्विड, बट ये पूरी चीज जो है वो गैसेस पे भी आप अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट वी कैन जस्ट टेक अ लुक एट दिस डायग्राम, और इसके अंदर हम यहाँ पे गैसेस के लिए भी बना लेते हैं। आपके रूम में हीटर जो है अगर लगा हुआ हो, सो जो लोग लाहौर में रहते हैं, फातिमा आप लाहौर में रहती हो, आपका डेफिनेटली हीटर लगा हुआ होगा घर पे प्रॉब्ली, राइट, बट हाँ, लिक्विड के लिए तो सी ब्रीज भी होता है ना? सी ब्रीज का क्या क्या मतलब, कोई स्पेसिफिक बात करो, क्या क्वेश्चन कर रहे जो हो? सन की रेडिएशंस आती हैं इस पे, वाटर पे। ब्रीज का जो है वो सन की रेडिएशन से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। उस पर भी हम बात करेंगे। वो जो तुम इवेपोरेशन की अगर बात करो या सी ब्रीज की बात करो, उस पर मैं जिक्र करूंगा, उसका कन्वेक्शन से रिलेशनशिप है, अभी हम उस पर आएंगे उस वाले एग्जाम्पल पे, ठीक है, वो आ रही है आगे। अब पहले यहाँ पे देखो कि ये जो लिक्विड है इसके अंदर हम अच्छा एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। सो यू कैन बी आस्क्ड कि कन्वेक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करना है आपने अगर लैब में, तो कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये आपका रूम है, यहाँ पे अगर रेडिएटर या आपने हीटर लगाया हुआ हो तो इस तरह लगा हुआ होता है रूम के नीचे, जबकि अगर आपने रूम में एसी लगाया हुआ हो तो एसी जो है वो बिल्कुल ऊपर लगा हुआ होता है, बिल्कुल रूम के कॉर्नर में ऊपर पे लगा हुआ होता है। तो व्हाई इज दैट द केस? इसकी सारी रीजन मेन कन्वेक्शन है, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू, और कन्वेक्शन को सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे देखते हैं लिक्विड के केस में कि ये हमने किया क्या है। देखो वैसे तो है सिंपल पानी है, पानी को आप गर्म करो, कन्वेक्शन हो रही है, आपको नजर आए या ना आए हो रही है, लेकिन क्योंकि वाटर इज ट्रांसपेरेंट और यू कैन नॉट सी द मूवमेंट ऑफ वाटर दैट वेल, सो आप क्या करेंगे कि वाटर के अंदर आप एक डाई डाल देंगे, डाई एज इन सो जस्ट द वाटर इज बिकम्स कलर्ड। तो यहाँ पे हमने पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दिए। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम,
फॉर फिजिक्स, यू जस्ट से कि कोई भी कलर डाल दें, कोई भी लिक्विड डाल दें लिक्विड हमारे वाटर के अंदर, तो वो काफी है। अब यहां से मैंने हीट किया तो इधर से मेरा पानी हीट होना शुरू होगा, और आपको नजर आ रहा है कि आपका पानी जो है उसकी मूवमेंट आपको नजर आ रही है बकायदा, क्योंकि हमारा जो डाई है वो पानी के साथ साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और ऐसे वो एक सिक्लिकल मोशन में चल रहा है, मतलब एक साइकिल बना ली है उसने, और हमारे पास एक करंट्स डेवलप हो रहे हैं। करंट्स ऐसे जब पानी मूव करता है तो हम कहते हैं यार करंट्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो करंट्स का वर्ड सी रिवर के लिए भी यूज होता है, सी के लिए भी यूज होता है कि वाटर करंट इस डायरेक्शन में। तो पानी जो है उसके अंदर एक प्रॉपर मूवमेंट रेपिटेटिव शुरू हो गई, और वो इस तरह जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज पानी जो है वो मूव कर रहा है। हाउ इज दैट हैपनिंग? इसके पीछे रीजन कन्वेक्शन की है। अब हमने सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कलर डाला है, कलर हो या ना हो कन्वेक्शन फिर भी हो रही है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह यहाँ पे एयर के केस में भी आपको एरोस के थ्रू बना के दिखाया हुआ कि हीटर यहाँ पे लगा हुआ है और एयर ऐसे करके पूरे रूम में मूव करने लग जाती है, और एयर के मूव होने की वजह से जो है वो क्या होता है कि एयर सारी मिक्स हो जाती है, तो सिर्फ यहाँ वाली एयर हीट अप नहीं होगी, इवेंचुअली पूरे रूम में एयर हीट अप हो जाएगी। बट यहाँ हो क्या रहा है ऐसा, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा इधर से पानी जो है वो ऊपर जा रहा है और यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, और यहाँ पे भी यहाँ से एयर जो है वो ऊपर जा रही है और यहाँ से एयर नीचे आ रही है। सो थिंक अबाउट दैट। जब आप पानी को यहाँ पे हीट अप करोगे तो ये वाले रीजन में जो पानी है उसकी डेंसिटी में चेंज आएगा। डेंसिटी क्या होती है, जरा थिंक अबाउट दैट। व्हाट इज डेंसिटी? जी बेटा, Thickness of a substance. डेंसिटी का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है यार, मुझे वो फॉर्मूला ही बता दो बस सिंपल। Density equals to mass upon volume. डेंसिटी इक्वल्स मास ओवर वॉल्यूम। जब आप लिक्विड्स या गैसेस को हीट करते हो तो उनके वॉल्यूम में चेंज आता है या नहीं आता? जब आप किसी चीज को जी हीट सर। करते हो उसके वॉल्यूम में नहीं चेंज आता? तो हमने आता है, एक्सपेंशन कम हो जाता है वॉल्यूम। हमने पढ़ा था कि हमारे जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हैं, जब आप उनको हीट करते हो तो वो क्या करते हैं, कम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं या एक्सपैंड कर जाते हैं जब आप किसी चीज को हीट करते हो? सलीबा, क्या क्या हमने वर्ड यूज किया था? एक्सपेंशन पढ़ा था या कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था जब कोई चीज हीट अप होती है तो? Expansion. एक्सपेंशन। एक्सपैंड होने का क्या मतलब है? साइज में बड़ा हो गया या छोटा हो गया? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो अगर कोई चीज आपकी साइज में बढ़ रही है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मास तो सेम रहेगा, क्योंकि मास तो भाई उतना ही है ना, आप कोई चीज को कम या ज्यादा तो नहीं कर रहे। इट्स द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। डेंसिटी को क्या होना चाहिए? वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होना चाहिए, कम होगी। डेंसिटी Inversely proportional. वेरी गुड, एक्सेलेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, परफेक्ट। सो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उस चीज की डेंसिटी डिक्रीज करेगी। सो हुआ ये कि जब यहाँ पे आपने पानी को हीट अप किया तो इस लोकल रीजन में यहाँ पे पानी या यहाँ पे आपकी जो एयर है वो क्या कर रही है? एक्सपैंड। हॉट एयर विल एक्सपैंड, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। यहाँ पे भी आप ये बोलोगे, हॉट वाटर विल एक्सपैंड। एक्सपैंड करने से क्या होगा? उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम। तो पहली बात तो हम ये करेंगे। अब मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं फ्लूइड का, ठीक है? चलो मैं एयर और गैस स्लैश डाल के लिख दूंगा। सो हम ये बात करेंगे मैं अभी लिक्विड और गैस दोनों लिख रहा हूं आपके एग्जाम में, फिर जब गैस या लिक्विड आए तो आप उसके मुताबिक आंसर करोगे। द लिक्विड गैस एट द बॉटम near the heat source will heat up and expand. So उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। This will reduce its density. ये मैं कौन से लिक्विड या गैस की बात कर रहा हूँ? जो हीट सोर्स के करीब है। सारे लिक्विड की बात नहीं कर रहा, इतनी वाली एयर या इतने वाटर की बात कर रहा हूँ। अब अगर इसकी डेंसिटी रिड्यूस हो गई तो आगे क्या होगा? इसकी अगर डेंसिटी रिड्यूस हो गई तो आगे क्या होगा? हाँ भाई, आप जब पानी के अंदर कॉइन फेंकते हो, कॉइन,
स्विमिंग पूल है या बाल्टी भरी हुई पानी के उसके अंदर हमने मेटल का कॉइन फेंका, क्या होता है? फ्लोट करता है या सिंक करता है? पानी के अंदर जब आप कॉइन फेंकते हो सिंक सिंक करता है। सिंक। अच्छा, अगर आप पानी के अंदर प्लास्टिक की या जो जो रबड़ की डक होती है, जो टॉय होती है, वो फेंकते हो तो वो डक नीचे सिंक कर फ्लोट। जाती है या फ्लोट करती है? फ्लोट वुड जो होती है, वुड पानी में फ्लोट करती है, सिंक करती है? फ्लोट अब ये कुछ चीजें सिंक कर रही हैं, कुछ चीजें फ्लोट कर रही हैं। मेन डिफरेंस क्या है? कौन सी चीज सिंक करती है, कौन सी चीज फ्लोट करती है? इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है हमने? सॉलिड डेंस जो ज्यादा होती है वो सिंक कर जाती है, जो कम डेंस होती है वो ऊपर ही रहती है, फ्लोट कर। एक्सीलेंट। तो हमें इसको ऐसे बोलना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बात की है, बस मैं थोड़ी सी एडिशन करूंगा कि जो चीज पानी से ज्यादा, मतलब जिस लिक्विड के अंदर मैं डाल रहा हूँ या एयर से ज्यादा, जो चीज पानी से ज्यादा डेंस होगी वो पानी में सिंक कर जाएगी, और जो चीज पानी से कम डेंस होगी वो फ्लोट कर जाएगी। सो अब हमारा यहाँ पे जो पानी है उसकी डेंसिटी लो हो गई है, तो ये वाला पानी स्पेसिफिकली कहाँ जाएगा? इसको क्या करना चाहिए? शुड इट फ्लोट? सरफेस पे इट शुड राइज। सो इट राइजेस। ये मेन बात है। तो यहां से राइज कर जाएगा। द कोल्ड लिक्विड स्लैश गैस at the top has a higher density. So उसको क्या करना चाहिए? It should sink. सिंक। So it sinks. This sets up. अब ये जो की वर्ड है मैं यूज करने लगा हूं, ये आपने अपने आंसर में हमेशा मेंशन करना है कन्वेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए। This sets up. This sets up. और आपने बताना है कि ये रिपीटेडली होता है। This sets up convection currents. ये जो वर्ड है ना, ये की है, इसके बगैर आंसर पूरा नहीं होता। They really want to see this word in your answer. So this sets up convection currents in the liquid or gas, whatever we are talking about. ठीक है? So heat is transferred by hot air. नीचे से ऊपर चली गई, नीचे से कोल्ड एयर जो है वो ऊपर से नीचे आ गई। अब वो कोल्ड एयर वार्म होके फिर वो ऊपर चली जाएगी, हॉट एयर थोड़ी देर बाद ठंडी होके फिर नीचे आ जाएगी। इस तरह होता क्या जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरी पूरी एयर रूम की जो है वो गर्म होती जाएगी, गर्म होती जाएगी, और रूम पूरा इवेंचुअली हीट अप हो जाएगा। सो हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द लिक्विड स्लैश गैस। अब हमें कन्वेक्शन एक्सप्लेन करनी आ गई। ये कन्वेक्शन के मेन पॉइंट्स हैं, आपको हमेशा लिखने पड़ेंगे, बट वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वो एग्जाम में ये आ सकती है, एग्जाम में आ सकती है रूम में हीटर लगा हुआ है। एग्जांपल और बहुत सारी आ सकती है। एग्जांपल आ सकती है भाई, पैन रखा हुआ है, उसके अंदर कुकिंग हो रही है, कुकिंग के अंदर जो है वो पानी बॉयल हो रहा है, या पानी बॉयल नहीं हो रहा है लेकिन वार्म वाटर है, तो कैसे जो है वो पानी सारा जो है, या सूप जो बन रहा है, सूप कुक हो रहा है, तो वो कैसे उसके अंदर कन्वेक्शन कैसे हो रही है, एक्सप्लेन करें। कन्वेक्शन का वो वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो बोलेंगे लिक्विड के अंदर ये सारा लिक्विड नीचे से हीट अप हो रहा है, तो सारा कैसे वार्म अप हो गया। आपको कन्वेक्शन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो एज वी विल सी क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे क्या चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से क्लास हम एंड करने से पहले क्या करेंगे, कन्वेक्शन की कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है? सो एक और कॉमन एग्जांपल आ गए हमारे पास। आप अपने जो फ्रीजर है, आपके घर में जो फ्रिज या फ्रीजर है, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट है, जहाँ पे आइस जम रही होती है, मतलब जो कोल्डेस्ट पार्ट है फ्रिज का, वो कौन सा वाला रखा जाता है? टॉप वाला या बॉटम वाला? मेन जो कोल्डेस्ट पार्ट है जहाँ पे फ्रीजर होता है और फ्रिज जो है, क्या चीज ऊपर होती है? फ्रीजर जमाने वाली जो चीज है, फ्रीज करने वाली चीज, वो ऊपर होती है। जी क्यों? क्योंकि भाई अगर नीचे अगर मैं कोई चीज कोल्डेस्ट पार्ट होगा तो कोल्ड एयर तो फिर नीचे कोल्ड ही रहेगी, और वार्म एयर जो है वो ऊपर वार्म ही रहेगी, क्योंकि वार्म एयर ने तो राइज करना है, और वो ऊपर कहाँ और राइज करेगी, और कोल्ड एयर का ऊपर जाने का दिल नहीं कर रहा, तो वो कहाँ जाएगी। तो इसलिए आपने कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एयर को नीचे बुलाना है और वार्म एयर को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे सारा हीट एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से जो है वो सारे फ्रीजिंग का और कूलिंग का जो तरीका चल रहा होता है। इसी तरह सिमिलरली, इसी से सिमिलर एग्जांपल क्या है, मैंने भी क्या एग्जांपल दी थी, हमारे कमरे में
सिमिलरली हमारे कमरे में हम एसी कहाँ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं या नीचे लगाते हैं? सिमिलरली एसी इन आवर रूम्स कहाँ लगाते हैं बताओ? ऊपर। इंस्टॉल्ड एट द टॉप नियर द सीलिंग, राइट? तो वही एग्जांपल है, वही बात। वहां पे हीटिंग नहीं हो रही, बट वहां पे हम कूलिंग करना चाह रहे होते हैं रूम की, लेकिन वो क्या होता है, कूल एयर जो है यहाँ पे एसी के पास, जो कूल एयर है वो सिंक करेगी और जो वार्म एयर है वो राइज करेगी। फिर यहाँ से एयर ये वाली कूल होके ये और नीचे आएगी, ये ऊपर जाती जाएगी, इस तरह इवेंचुअली पूरे रूम के अंदर जो है वो एयर एक लोअर टेम्परेचर पे आ जाएगी। और क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास? इसी के थ्रू हमारे पास एक और एग्जांपल है हॉट वाटर सिस्टम की। पूरा हमारे घर में एक हॉट वाटर सिस्टम हम लगा सकते हैं जो इसके ऊपर डिपेंड है। गीजर। अब ये थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, बट हम इसको जरा क्विकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पूरा आपके पास टाइम होगा आराम से रीड करने का, आप इसको डेफिनेटली रीड कर लोगे, बट आई विल जस्ट ट्राई टू क्या कहते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आप समझो जरा। सबसे पहले हमारे पास ये है मेन, समझ लो आपका गीजर वाला सिस्टम, जो यहाँ पे आपकी हॉट वाटर की जो स्टोरेज है बेसिकली, ठीक है, हॉट वाटर स्टोरेज है। लेकिन हॉट वाटर आपके गीजर के नीचे यहाँ पे, ये वो वाला गीजर नहीं जो आपके घर में नॉर्मल हमारे घरों में लगा हुआ होता है। बाहर के घरों में हॉट वाटर का एक प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होता है, उनकी बेसमेंट में उनका जो है वो बॉयलर एक तरह से लगा हुआ होता है। सो गीजर जो है वो टेक्निकली वो इनका ये वाला है, ये सिर्फ स्टोरेज का एरिया है बीच में। यहाँ से पानी जो है वो सबसे ज्यादा हॉट, इधर फ्लेम है, ये आग जल रही है, ये गैस के थ्रू जल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू व्हाटएवर, यहाँ पे पानी जो है वो सारा का सारा हीट अप हो रहा है। लेकिन ये इधर से भी कनेक्टेड है, तो जितना भी कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे हीट अप होके हॉट वाटर राइज कर जाता है। नेचुरली राइज करना है उसने, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और यहाँ से कोल्ड वाटर आना चाह रहा है, तो एक पूरा करंट बन जाता है, पानी यहाँ से ऊपर चले जाता है। पानी यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे हॉट वाटर जो है वो स्टोरेज टैंक में ऊपर ही रहेगा, जो इसके अंदर स्टोरेज टैंक में जो भी ठंडा पानी होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे ही रहेगा। क्यों नीचे रहेगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ऊपर नहीं जाना चाहता। और यहाँ से हमने पाइप को इधर से कनेक्ट किया हुआ है ताकि जो भी हॉट वाटर है वो वापस जा सके फर्दर हीट अप होने के लिए, ठीक है। अब जब आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म पानी अगर आपको चाहिए, आपको इस टैप में, आपका ये रूम है या आपका ये वाला वॉशरूम है या किचन में आपको गर्म पानी चाहिए, उसका कनेक्शन उन्होंने बॉटम से नहीं लिया। ये देखो ये करीब है ना, कब पाइप कम लगता, पैसे बच जाते थोड़े, वो कहते हैं यार यहाँ से लगा लेते हैं पाइप, ऐसे तो नहीं किया उन्होंने। इन्होंने उसको टॉप से कनेक्ट किया है। टॉप से क्यों कनेक्ट किया हुआ है? ताकि उनको ये वाला पानी मिले, ये वाला नहीं चाहिए, ये तो कोल्ड है। आपको कौन सा चाहिए? हॉट वाटर चाहिए, तो आपको ये वाला पानी चाहिए। गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह अब यहाँ पे होता ये है कि सारा सिस्टम एक अलग से दूसरे टैंक से भी कनेक्टेड है। ये हमारा हॉट वाटर टैंक था, एक कोल्ड वाटर का भी हमारा, ये समझ लो कि ये घर के अंदर जो पानी की सप्लाई आ रही है वो वाला टैंक है, या जिसमें मोटर में आप छत पे जो आपकी टैंकी होती है, जिससे आप मोटर से पानी चढ़ाते हो ऊपर छत पे टैंक में, ये वो वाला टैंक है जहाँ पे कोल्ड वाटर जो है वो आपका स्टोर हुआ है, ठीक है। अब कोल्ड वाटर जो है वो बिल्कुल इससे सेपरेट रखा हुआ है, और इसका पाइप देखो डायरेक्टली यहाँ से नीचे भी जा रहा है, इसका पाइप डायरेक्टली यहाँ से नीचे बॉयलर से भी कनेक्टेड है। जब आप कोल्ड वाटर के लिए टैप ओपन करोगे, अगर आप कोल्ड वाटर के लिए टैप ओपन करोगे तो ये तो हीट अप नहीं हो रहा, तो इसका पानी आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। आप मिक्स भी करके खोल लो तो ठंडा और गर्म पानी मिक्स आ जाए, बट ये बिल्कुल उससे सेपरेट रखा गया है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके अंदर मेन जो कन्वेक्शन हो रही है वो हो कहाँ पे रही है? मेन अगर आपसे कन्वेक्शन का पूछा जाए सवाल तो हो कहाँ नहीं, वो इस रीजन में हो रही है। ये है मेन कंसर्न जो आपके समझने की बात है, सिंपल ये है मेन चीज आपके समझने की। और इसके अंदर एक और सिंपल सी बात कि यहाँ से आउटलेट दिया गया टैप्स के लिए फॉर हॉट वाटर, और ना के यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आउटलेट दिया गया वापस बॉयलर में जाने के लिए, ताकि ठंडा पानी नीचे से जाके वापस गर्म हो, ठीक है। नीचे से एक दफा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। एक दो इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, जो ब्रीज वाली एग्जांपल्स वो डिस्कस कर रहा था, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस इट। सो इसके बाद फिर हम अपना लेक्चर जो है वो क्लोज आउट कर देंगे। सो हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे दिन में हवा एक डायरेक्शन में चलती है और रात में हवा बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज़्यादा
काफी ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता है, लाइक दिन और रात का टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। ऐसे एरियाज में आपके दुबई वगैरह आ जाते हैं, सारे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बट अब देखो दिन के टाइम हो क्या रहा है। इन द डे टाइम ये आपका लैंड है और ये आपका पानी है, सही है, आपका ओशन है। सो इन द डे टाइम इन हॉट सनशाइन द लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द सी। इसकी रीजन हमने पढ़ा था कि पानी जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर। तो पहली रीजन यहाँ पे कंडक्शन की भी आ गई, बोल दो यहाँ पे हम पढ़ कन्वेक्शन रहे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, सी जो है वो थोड़ा सा कोल्ड रहेगा और उसके ऊपर जो हवा है, इसके ऊपर जो एयर है सारी, वो भी कूल ही रहेगी ऑब्वियसली। लेकिन जो हमारा लैंड है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और लैंड जब वो वार्म हो जाएगा, लैंड विल बी वार्मर। अब होगा क्या कि लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो भी हॉट हो जाएगी। तो ये जो हॉट एयर है अबव द लैंड दैट विल राइज अप, hot air will rise up, and then what happens, the cool air will sink down। तो हमारे पास इस तरह के कन्वेक्शन करंट्स सेटअप हो जाएंगे। तो हमारी जो ब्रीज है, सी ब्रीज है, जो यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ होगा या जिनका घर यहाँ पे होगा, वो क्या बोलेंगे, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, वो बोलेंगे यार हवा जो है ना समंदर से आ रही है, इस तरह हवा चल रही है। रात के टाइम फिर क्या होगा, अब रात के टाइम क्या होगा, एट नाइट द रिवर्स हैपेंस। द सी जो कि दिन में जो है वो कूल रहा था, दिन में कूल रहा था, लेकिन उसको वार्म होने में ज्यादा टाइम लगता है। अब रात में टेम्परेचर जो है वो कोल्ड हो गया है, ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड है। लेकिन क्या चीज जल्दी कूल करेगी, पानी जल्दी कूल करेगा या लैंड? दोबारा वही बात, जो चीज ज्यादा जल्दी हीटअप होती है वो कूल भी ज्यादा जल्दी होती है। तो द लैंड इज स्लाइटली कोल्डर and the sea is warmer, so the air above sea will also be warm and therefore it will rise up, the air above land will be cold and it will fall down। अब हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो जो यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है जिसका घर है यहाँ पे, वो बोलेगा यार कि हवा जो है ना वो अब पीछे से चल रही है, समंदर की तरफ हवा चल रही है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन होती है, और ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होता है, वहां पे सी ब्रीज की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। डज नॉट हैपन एवरीवेयर, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ पे हो, जैसे दुबई में और इस तरह के कुछ रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस डे और नाइट का होता है, ठीक है। रात में बहुत सर्दी हो जाती है और दिन में बहुत ज्यादा सख्त गर्मी भी होती है। तो आज हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन कवर किए हैं। हमारे 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर रेडिएशन एज वेल, ठीक है। एंड देन जब तीनों चीजें कवर हो जाएंगी फिर इनको किसी कॉन्टेक्स्ट में साथ देखेंगे, कि जैसे कोई एग्जांपल, हम थर्मस की एग्जांपल ले रहे थे ना, थर्मस में ये तीनों कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं। आपके घर की एग्जांपल देखेंगे, जो हाउसेस बने हुए होते हैं हीट प्रिवेंशन, हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, या सर्दी में घर को गर्म कैसे रखना चाहिए और गर्मियों में घर को ठंडा कैसे रखना चाहिए, उसके लिए तीनों चीजें एट अ टाइम अप्लाई हो रही होती हैं। तो हम तीनों को देखेंगे एट अ टाइम अप्लाई करके। पहले रेडिएशंस की अगली क्लास में एग्जांपल्स देखेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद तीनों को एक साथ देखेंगे। देन वी विल डू सम MCQs टू बेसिकली रिवाइज द होल चैप्टर एंड देन अ फ्यू थ्योरी क्वेश्चंस, और फिर हमारा चैप्टर खत्म है इंशाल्लाह। सो 1 या 2 क्लासों में हमारा पूरा सेक्शन थर्मल का एंड हो जाएगा। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थर्सडे को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।